चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है पीछे? ये सब बगलवा हमरा बादे थे। नहीं थी। पता नहीं, अरे पकड़िए मेरा ने। चलो यहाँ ध्यान दो, पीछे यहाँ ध्यान दे। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों बताओ साउंड जा रहा है? तो ऑनलाइन है रे बैला, ऑनलाइन बताओ जल्दी साउंड के बारे में। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे पहले क्या? यौगिक एवं मिश्रण में अंतर। यौगिक एवं मिश्रण में अंतर, धीरे धीरे बोल, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़े थे तत्व एवं यौगिक में अंतर, ठीक है। पहले कान पकड़ तीनों, उठ बढ़कर 5 बार, जल्दी 5 बार। ये सब बकलोल का एक ही शुरू, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे क्या? फिर हम लोग पढ़े थे परमाणु एवं अणु में अंतर। फिर उसके बाद आप लोग का भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। फिर आप लोग को हम पढ़ाए थे, ठीक है ना, मिश्रण। मिश्रण के प्रकार समांगी और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिश्रण। फिर मिश्रण को अलग करने का विधि, जिसे पहला पढ़े थे रवाकरण। रवाकरण यानी क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण और कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को अलग करते हैं रवाकरण विधि द्वारा। फिर पढ़े थे उत्पादन, क्या पढ़े थे? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसको डिटेल में पढ़ाए थे, डिटेल में पढ़ा दिए थे। ठोस से सीधे गैस में बदलना, उत्पादन यानी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से सीधे ठोस से बदलना, निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठोस से द्रव में बदलना, द्रवण, द्रव से गैस में। वाष्पन, गैस से द्रव में। संघनन, द्रव से ठोस में। हिमीकरण, हिमीकरण, हिमीकरण। ये कहाँ नाच रहा था रे? हाँ, दौड़ने गया है? अभी तुम गाड़ी से दौड़ने गया है? हाँ, पक्का बॉयल है ये। चलो यार ध्यान दो। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, बताए थे क्या? फिर आप लोग को हम बताए थे कि ठोस से द्रव में, ठोस जिस ताप पर, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता उसे द्रवनांक या गलनांक बिंदु, द्रवनांक या गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और द्रव जिस ताप पर, द्रव जिस ताप पर गैस में बदलता है, गैस से बदलता है, या बोल सकते हैं क्वथनांक, क्या बोलेंगे? या बोलेंगे उबलता है, क्या बोलेंगे? उबलता है, क्या बोलेंगे? उबलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट, द्रव जिस बिंदु पर बनना शुरू करता है, बॉइलिंग पॉइंट, द्रव जिस बिंदु पर बनना शुरू करता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। और वही जो उबलने के बाद जो गैस बनता है, वाष्प, गैस यानी वाष्प, गैस यानी, तो वही वाष्प जिस ताप पर, जिस ताप पर द्रव में बदलता है, द्रव में। संघनक बिंदु, संघनक। आप लोग देखेंगे भाप जो है ओस बन के नहीं गिरता, ओस बन के, तो ओस बन के गिरेगा यानी द्रव बन के, द्रव बन के। और द्रव जो है जिस ताप पर ठोस से बदलता है, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब सारी चीज बता दिए थे, ठीक है ना।
उसके बाद बताए थे विलय, विलायक और विलयन। विलय मतलब सॉल्यूट, विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलय मतलब सॉल्यूशन घुलने वाला, विलय घोलने वाला, विलायक और विलय प्लस विलायक विलयन। चीनी क्या है? विलय पानी क्या है? विलायक चीनी प्लस पानी। शरबत, शरबत क्या है? विलयन कम मात्रा वाला, विलय ज़्यादा मात्रा वाला, विलायक दोनों मिलकर विलयन। कौन चीज? विलयन बताए थे, ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। अब आगे पढ़ेंगे। दो विधि हम लोग पढ़े थे। अरे बगुलवा हंसा में लग है। दो विधि पढ़ लिए थे, पढ़े थे नवाकरण, उल्पातन। अलग क्या है? अगला आसवन विधि। आसवन मिश्रण के अलग करने का अगला विधि क्या है? आसवन विधि। आसवन विधि जिसे इंग्लिश से क्या बोलेंगे? तो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर से बनता है डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। आसवन विधि, आसवन विधि, आसवन विधि, आसवन। अब आसवन विधि किसे बोलेंगे? देखो आसवन विधि बोलेंगे, ठीक है ना, जब द्रव को, जब द्रव को गर्म करके, जब द्रव को गर्म करके, गर्म करके ठंडा किया जाता है। और धीरे धीरे ठंडा करेंगे, ठीक है ना, धीरे 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 ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को आसवन विधि, आसवन विधि, आसवन विधि कहा जाता है, आसवन विधि कहा जाता है। और क्वेश्चन बोलेगा कि शुद्ध जल, कौन चीज? शुद्ध जल, कौन जल? शुद्ध जल कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? शुद्ध जल यानी आसुत जल। आसुत, शुद्ध जल का मतलब आसुत जल, शुद्ध जल का मतलब आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर। इंग्लिश में डिस्टिल, अरे तुम्हें पढ़ता है डिस्टिल वाटर पियेंगे तो वही डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। शुद्ध जल यानी आसुत जल, आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर। कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो शुद्ध जल या आसुत जल या डिस्टिल वाटर आसवन विधि, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो कि नदी का पानी ले लिया है या समुद्र के पानी ले लिया है, तालाब का पानी ले लिया, पोखर का पानी ले लिया है, तो सब दूषित जल है, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करना तो क्या करेंगे? गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, ठीक है ना। मान लो इसमें एक बर्तन में क्या ले लिए हैं? बर्तन में पानी ले लिए हैं, ऐसे गर्म कर रहे हैं, ये आपका जो है दूषित जल है, ठीक है ना। इसको आप गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये भाप बन के उड़ेगा, भाप बन के उड़ेगा तो एक नली लंबा ऐसा ले लेंगे, लंबा ऐसा नली ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर बर्तन रख देंगे, ठीक है ना, लंबा ऐसा नली ले लेंगे। अब इस नली में भाप जाएगा, इस नली में भाप जाएगा तो धीरे 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 से गर्म तो यहाँ पर है, तो धीरे धीरे से क्या होगा? ठंडा, क्या होगा? ठंडा क्या होगा? और ठंडा होने के बाद धीरे 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 फिर क्या बदल जाएगा? ये पानी में, कहाँ पर? पानी में बदल जाएगा। ठंडा होगा तो किसमें बदलेगा? पानी में। इस प्रकार यहाँ जो जल प्राप्त होगा ये होगा शुद्ध। क्या होगा? तो यहाँ किए गर्म, यहाँ हो गया है ठंडा, यहाँ किए गर्म, यहाँ क्या हो गया है? ठंडा। इस प्रकार प्राप्त जल को क्या बोलेंगे? आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल यानी जल को शुद्धिकरण करेंगे, समुद्र का जल को, नदी के जल को शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा? आसवन विधि। डिस्टिल वाटर कौन विधि? आसवन विधि। आशुद्ध जल कौन विधि? आसवन विधि। समय आ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, नोट्स का वो नंबर पर कौन नहीं उठाते हैं, उठाता है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला क्या है? अगला विधि कौन है? अगला है परभाजी आसवन। परभाजी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। इस विधि द्वारा किसको अलग करते हैं? तो इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा वैसा द्रव के मिश्रण, द्रव के वैसा द्रव के
मिश्रण को अलग किया जाता है, वैसा द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक में, जिसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, बहुत कम यानी बहुत सारा द्रव मिला बोली क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत कम अंतर हो, उसे कौन द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन, प्रभाजी एग्जाम्पल जैसे पेट्रोलियम, कौन चीज? पेट्रोलियम, क्या चीज? पेट्रोलियम पदार्थ कौन विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम पदार्थ कौन विधि? प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम पदार्थ कौन विधि? प्रभाजी आटम पेट्रोलियम में बहुत सारा होता है, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारा चीज प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें केरोसिन प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें मोबिल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें ग्रीस प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें मोम प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें वैसलीन, कौन सी? वैसलीन प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से लड़की लोग लगाती है बॉडी लोशन, क्या लगाती है? ये सब पेट्रोलियम उत्पाद है, बॉडी लोशन लगाता है, ये सब बॉडी लोशन वैसलीन ये सभी जो पेट्रोलियम उत्पाद है, सभी किसका उत्पाद है? ये सभी उत्पाद है पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला पदार्थ, पेट्रोलियम तो यह सभी प्राप्त करते कौन विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन आसवन अगला विधि कौन है? निस्यंदन, क्या है? फिल्ट्रेशन यही अंड निस्यंदन। इसमें क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो। निस्यंदन फिल्ट्रेशन इस विधि द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? इस विधि द्वारा ही भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर शुद्ध होता है, क्या होता है? या प्रवेश करता है। और कल हम परसों जब सेट लगवाए थे उसमें था पृथ्वी के अंदर जो है जल प्रवेश करता है कौन विधि द्वारा? तो वहां पर निस्यंदन ने अंता निस्यंदन लिखा हुआ था, तो ठान वही तो निस्यंदन या अंता, इसी को बोलते अंता निस्यंदन, निस्यंदन। पृथ्वी के अंदर से बारिश का मौसम अभी है तो बहुत सारा पानी होता है, तो पानी जो है मिट्टी में प्रवेश करके फिर जो है पानी जो है पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, वो निस्यंदन या ऐसे बोलेंगे अंता निस्यंदन। इसमें टाइम नहीं पार करना है। अगला आपका जो है अगला भी देखिए चुंबकीय पृथक्करण, ये सब तो इजी है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा वैसा मिश्रण को अलग करेंगे जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ हो, ठीक है ना? वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो? चुंबकीय पदार्थ। वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो? चुंबकीय पदार्थ। जैसे मान लो बालू में मिल गया है लोहा के कण, अब उसे अलग करना है, चुंबक ले जाओ इस तरह जो उसे सटा दो, जितना लोहा है सब सट जाएगा और लोहा अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा। यानी कोई भी मिश्रण में अगर एक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हो, किसी भी मिश्रण में अगर एक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हो तो उसे अलग करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। सब तो इजी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेंट में लिखा है क्रोमेटोग्राफी, तो लिख दो क्रोमेटोग्राफी भी लिखा देते हैं। कमेंट में लिख रहा है क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोम मतलब होता है रंग, क्या होता है?
रंग यानी रंगों के मिश्रण को, रंगों के मिश्रण, रंगों के मिश्रण को अलग करना है तो कौन विधि? रंगों के मिश्रण को अलग करने का विधि, रंगों के मिश्रण को अलग करने का विधि क्या है? क्रोमेटोग्राफी विधि, क्रोमेटोग्राफी। रंगों के मिश्रण को कौन विधि अलग किया जाएगा? क्रोमेटोग्राफी विधि। रंगों के मिश्रण को क्रोमेटोग्राफी विधि। इसमें क्या करेंगे पता है? जैसे मान लो बहुत सारा रंग का मिश्रण है तो उसमें एक तो आता है क्या, उसमें एक तो कागज जैसा जो है सीट आता है, उसे उसमें डाला जाएगा, रंग में डाला जाएगा। तो अब सभी रंग जो है ना, कोई जो रंग ज़्यादा घुलेगा वो ज़्यादा ऊपर उस पर चढ़ जाएगा और जो रंग कम घुलेगा वो नीचे ही रह जाएगा। इस प्रकार रंग का पृथक्करण। मान लो कि आपका जो है इसमें रंग घुला हुआ है और इसमें जो है ठीक है ना, इसमें तुम रुइया भी डाल के देखना, रुई भी डाल के देखना, तो जो रंग ज़्यादा घुलेगा ना वो रुइया में ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा और जो रंग कम घूमेगा वो नीचे रह जाएगा, जो और कम घुलेगा वो और नीचे रह जाएगा। इस प्रकार जो है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा जो है रंगों के मिश्रण को अलग कर दिया जाता है। बोर्ड पर डाल दिए सर, ओके डाल रहा है और डाल दिया भी जाएगा। तो ये था मिश्रण को अलग करने के कुछ विधियाँ, जिससे पहले हम पढ़े थे। पहला हम पढ़े थे रवाकरण, फिर पढ़े थे उर्पातन, फिर पढ़े थे आसवान, फिर पढ़े परवाजी आसवान, फिर पढ़े थे चुंबकीय पृथक्करण और अभी पढ़े थे निस्यंदन। उसके बाद पढ़े थे क्रोमेटोग्राफी। हो गया है। थ्रेसिंग बुलाता हूँ गिराना, जैसे मतलब चावल उवल ओसा थ्रेसिंग हो रहा है, ठीक है ना, अनाज वगैरह से भूसी अलग कर रहा है, वो थ्रेसिंग है, ओसा रहा है जिसको बोलता है, ठीक है ना। तो उसे पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आपका, फिर पढ़ाएंगे आप लोग को, जब पढ़ाएंगे क्या धातु क्रम पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, चुंबकीय पृथक्करण उस समय बताएंगे, ठीक है ना। आ जाओ, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम, इसमें देखेंगे वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। वाष्पन यानी वेपोरेशन और क्वथनांक क्या चीज? वाष्पन एवं क्वथनांक में यहाँ ध्यान दो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि बहुत दिन हो गया है और उतना ज़्यादा जो है आप लोग को जो है हार्ड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। वाष्पन यानी वेपोरेशन, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग। कौन चीज? और क्वथनांक बिंदु बोलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग। अब इसमें अंतर क्या है? देखो, वाष्पन का मतलब होता है भाप बनना, वाष्पन का मतलब क्या होता है? भाप बनना। क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना। वाष्पन का मतलब भाप बनना, क्वथनांक मतलब उबलना। वाष्पन मतलब भाप बनना, क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब। अब बताओ, क्या पानी हमेशा बोलता है? क्या पानी हमेशा बोलता है? नहीं, पानी हमेशा, लेकिन वाष्पन जो है वो सभी ताप पर होता है। देखो, पानी जो है भाप बनेगा, थोड़ा गर्म पानी रहेगा तो थोड़ा थोड़ा भाप बनेगा, थोड़ा और गर्म पानी होगा तो थोड़ा और भाप बनेगा, और ज़्यादा गर्म पानी होगा तो और ज़्यादा भाप बनेगा। यानी भाप की प्रक्रिया सभी तापों पर होता है। अगर ताप कम तो भाप बनेगा कम, ताप ज़्यादा तो भाप बनेगा ज़्यादा। तो क्या भाप ऐसा है कि जब तक पानी ना उबलेगा तब तक भाप नहीं बनेगा? नहीं, भाप जो सभी ताप पर। भाप क्या होता है? तो वाष्पन क्रिया, वाष्पन के क्रिया सभी ताप पर क्या होता है? सभी ताप पर घटित होता है, घटित या सभी ताप पर वाष्पन क्रिया घटित होता है। और क्वथनांक का सभी ताप पर होता है? नहीं, क्वथनांक क्रिया एक निश्चित ताप पर होता है। पानी जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं उबलेगा तब तक जो है, पानी जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पूरेगा तो उबलेगा नहीं। यानी उबलने का क्रिया सभी तापमान पर नहीं होता है, बल्कि वो एक निश्चित तापमान पर होता है। तो क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप पर। क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर। जैसे हम बोल सकते हैं कि पानी के लिए अगर क्वथनांक बिंदु बोले, पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए क्वथनांक बिंदु बोले तो पानी के लिए क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? तो सेल्सियस में कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 212, फ़ारेनहाइट में
212 डिग्री फॉरेन हाइट। केल्विन में 373 केल्विन, 373 केल्विन। ल्यूमन में 80 ल्यूमन, 80। ये था पानी का क्वथनांक बिंदु। अगर सेल्सियस पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन पूछेगा तो 373 केल्विन, और ल्यूमन पूछेगा तो 80 ल्यूमन। 80 ल्यूमन, 80 ल्यूमन। एक चीज और लिख देते हैं यहीं पर, गलनांक बिंदु भी लिख देते हैं। गलनांक बिंदु, पानी का गलनांक बिंदु, ऐसे तुम लोग को पता है पानी का गलनांक बिंदु क्या होता है। तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन, ल्यूमन में 0 ल्यूमन, 0। कौन चीज यहाँ ध्यान दो, गलनांक बिंदु तो वही हो गया हिमांक बिंदु जो गलता है, ठीक है ना। या हिमांक लिख देते हैं, हिमांक क्या लिख देते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन, ल्यूमन में 0 ल्यूमन, 0। तो बताओ, यहाँ बताओ वाष्पन क्रिया क्या कौन ताप पर होता है? सभी ताप। वाष्पन क्रिया कौन ताप पर होता है? सभी ताप। क्वथनांक एक निश्चित ताप पर। अब यहाँ ध्यान देना है। चलो बिल्कुल आप लोग लिख दिए हैं। सर मैग्नेट वाला टॉपिक नोट्स में नहीं मिल रहा है, हट। फिजिक्स में दिया है, नहीं दिया हुआ है रे? चुंबक तो दिया हुआ है। हाँ पहला आपके पास कौन नोट्स जो ना है? बिल्कुल मैग्नेट वाला है, लास्ट में देखो होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से पहले होगा ना रे। चलो यहाँ ध्यान दो। चल उठ वहां से, जल्दी उठ, यहाँ बैठ जल्दी। चल वहीं बैठ और आगे बैठ। लड़के का आगे मतलब वो क्या हुआ? यहाँ डिब्बा पसा बल का, यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या बोल रहे सुनो। अब वाष्पन क्रिया, वाष्पन के तो वाष्पन की क्रिया देखेगा तो पानी जब भाप बनता है, वाष्प में बदलता है, तो ऊपरी सतह पर कहीं पानी जब भाप बने तो कहाँ बनता है? जल के ऊपरी सतह पर। जल के ऊपरी सतह पर। क्या अंदर बनता है क्या? नहीं, भाप जब भी बनेगा तो जल के ऊपरी, यानी वाष्पन क्रिया। वाष्पन की क्रिया कहाँ घटित होता है? तो वाष्पन क्रिया, वाष्पन के क्रिया द्रव लिख दो, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर केवल घटित होता है। यानी वाष्पन क्रिया पूरा द्रव में होता है क्या? वाष्पन क्रिया पूरा द्रव में नहीं होता है। सिर्फ यह जो है जल के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर। लेकिन क्वथनांक जब होगा तो पानी उबलेगा, और पानी उबलेगा तो पूरे पानी ऊपर नीचे हो जाएगा। नीचे वाला पानी ऊपर, ऊपर पानी, यानी पूरे द्रव में, पूरे। तो क्वथनांक क्रिया क्या होता है? पूरे द्रव में घटित होता है क्या? तो क्वथनांक के क्रिया पूरे द्रव में घटित होता है। अब देखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक। यहाँ आ जाओ। वाष्पन को प्रभावित करने वाला, ये भी कई क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। तो वाष्पन यानी वेपोरेशन, तो वाष्पन को इससे ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है, इसलिए फास्ट चल रहा है। वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाला, यानी वाष्पन कौन को प्रभावित करेगा? ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। वाष्पन को प्रभावित करने वाला, अब तुम्ही लोग बताना, सिंपल है, जरा हार्ड नहीं है। तुम्ही लोग बताओ। पहला नंबर तापमान, कौन चीज बताओ? तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन क्रिया क्या होगा? सिंपल बात है, ताप बढ़ेगा तो वाष्पन क्रिया भी बढ़ जाए, तो नॉर्मल बात है।
वायु का वेग, वायु का वेग बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगा घटेगा? कपड़ा सूखने दिए हैं, वायु तेजी से चल रहा है, हवा तेजी से चल रहा है, तो जल्दी सूखेगा कि लेट में? जल्दी, यानी वाष्पन बढ़ा घटा, तो वाष्पन क्रिया क्या हो गया है? बढ़ गया। क्या हो गया है? बढ़ गया है। अगर शुष्क वायु रहेगा, शुष्क वायु रहेगा तो वाष्पन जल्दी कि वाष्पन धीरे? शुष्क मतलब हुआ है, मतलब सूखा हुआ कोई चीज, या शुष्क मौसम लिख देते हैं। शुष्क मौसम, शुष्क यानी सूखा हुआ मौसम, सूखा हुआ मौसम में कपड़ा जल्दी सूखेगा कि धीरे से? सूखा हुआ मौसम है यानी तो उसमें जो है हवा में जो है नमी है भी नहीं करता है, हवा में नमी नहीं है तो जो है कपड़ा का नमी सोख लेगा, यानी कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पन क्या होगा? बढ़ेगा। वाष्पन क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आर्द्र मौसम है, आर्द्र मौसम है तब आर्द्र मौसम का मतलब हुआ है नमी वाला मौसम। जैसे अभी बरसात के टाइम में आर्द्र मौसम होता है, अरे अभी बरसात के टाइम है तो हवा में क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा मौजूद होता है, यानी नमी वाला मौसम है, तो कपड़ा अभी सूखने तो जल्दी नहीं सूखेगा। सूखता है क्या? यानी वाष्पन क्रिया क्या हुआ? आर्द्र मौसम में वाष्पन क्रिया घटेगा। क्या होगा? अगला पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ, बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन के बताओ, बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो वाष्पन क्रिया क्या होगा? तो बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने पर वाष्पन क्रिया क्या होगा? वाष्पन क्रिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाए, ऐसे मान लो एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी लिए, ठीक है ना? पहला चीनी या चाय पत्ती ले रहा है, मारेंगे चट से ना उलट जाएगा। एक गिलास पानी लिए और एगो लिए थारी, लेके थरिया खोजला, हाँ लेला कुछ होता सके मिलते, लेके थरिया खोजते तरकरिया बनावे नहीं पा रहा है, यार जाने। अब ये थाली कौन सी है? तो इसमें भी एक गिलास है और ये भी एक गिलास पानी है, दोनों पानी समान मात्रा में है। और जब दोनों को गर्म किया जाएगा तो जल्दी भाप बन के कौन उड़ेगा? गिलास वाला कि पानी वाला? सॉरी, गिलास वाला कि थाली वाला? थाली वाला। क्यों? चूंकि यहाँ पर थाली का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? वाष्पन का क्रिया बढ़ता, वाष्पन क्रिया बढ़ता। तो कोई भारी बात था, तो यही था वाष्पन को प्रभावित करने वाला कार्य। तापमान बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, वायु का वेग बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, शुष्क मौसम में वाष्पन बढ़ेगा, आर्द्र मौसम में वाष्पन घटेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है, थोड़ा अगला देख लेते हैं अणु के बारे में। किसके बारे में? यह बचलन है अणु। कौन सी? अणु के बारे में। अणु बोले तो मॉलिक्यूल स्टैंड बार में ऐसे लगेले बकलोली कही कि बैठे नहीं पा रहे सांस से। तो अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है ना? जैसे परमाणु मतलब एटम, परमाणु का इंग्लिश एटम, परमाणु बम का एटम बम, तो अणु का मॉलिक्यूल, अणु बम का मॉलिक्यूल बम, वह बजा देंगे तुम लोग पर, यहाँ जान दो। तो अणु जो है ना इसे दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना? दो भाग में बांटते हैं। एक क्या है? सम अणु। क्या है? सम अणु। एक क्या है? विषम अणु। विषम, सम मतलब होमो मॉलिक्यूल, विषम मतलब हेट्रो, अरे समांगी मिश्रण, तो होमोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ भी सम मतलब होमो,
सा मतलब होमो, तो होमो मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल, होमो। और विषम मतलब हेट्रो, विषम मतलब हेट्रो, अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु मतलब सम अणु मतलब एक ही तत्व से अगर बनेगा तो सम अणु, ये तो सिंपल है। एक ही तत्व से मिलके बनेगा तो सम अणु, अलग अलग तत्व रहेगा तो विषम अणु, एक ही तत्व रहेगा तो सम अणु, एक ही तत्व से मिलके बनेगा तो सम अणु। अब भिन्न भिन्न तत्व से मिलके बनेगा विषम अणु, भिन्न भिन्न तत्व के मिलके बनेगा तो भिन्न भिन्न तत्व तो विषम अणु, एक ही तत्व तो सम अणु। जैसे जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का अणु क्या होगा H2, हाइड्रोजन का अणु H2, ऑक्सीजन का अणु O2, नाइट्रोजन का अणु N2, नाइट्रोजन का अणु N2, कोलिन का Cl2, कोलिन का Cl2, फ्लोरीन का F2, फ्लोरीन का F2, फास्फोरस का P4, सल्फर का S8, S। तो क्या इसमें हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है? केवल हाइड्रोजन है, इसलिए सम अणु। इसमें केवल ऑक्सीजन, इसमें केवल नाइट्रोजन, इसमें केवल क्लोरीन, इसमें केवल फ्लोरीन, इसमें केवल फास्फोरस, इसमें केवल सल्फर। सल्फर के अणु में केगो सल्फर? क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। सल्फर के अणु में कितना सल्फर? 8 सल्फर, 8 सल्फर। फास्फोरस के अणु में कितना फास्फोरस? 4 फास्फोरस, 4 फास्फोरस। तो ये कौन अणु कहलाएगा? सम अणु। विषम अणु मतलब लिख दो कुछ भी, विषम अणु भरल है। जैसे जल लिख दिए हैं, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, CO2 लिख दिए हैं, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है ना। HCl लिख दिए हैं, ठीक है ना। NH3 लिख दिए हैं, CH4 लिख दिए हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज लिख दिए हैं, ठीक है ना। बेंजीन लिख दिए हैं, कुछ और लिख दो, अलग अलग ना है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, अलग अलग है। तो विषम अणु, कौन अणु? विषम अणु। विषम, ये पहचानना कोई भारी बात तो है ना, एकदम इजी है, इसमें टाइम पास करने कोई फायदा नहीं है। अब पढ़ेंगे परमाणुकता। क्या पढ़ेंगे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, लेकिन हार्ड है नहीं, लेकिन नहीं समझाता तो नहीं बनाता है। परमाणुकता, परमा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक सिटी, एटोमोस, अरे परमाणु मतलब एटम बम, परमाणु मतलब एटम, परमाणु मतलब एटोमो, एटोमो। देखो यहाँ पर एटम लिख दिया ना, अरे एटम लिख दिया ना, तो एटोमोसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, परमाणुकता, परमाणुकता किसे बोलेंगे? तो अणु में परमाणु, अणु में परमाणु की कुल संख्या, अणु में परमाणु की, अणु में परमाणु की कुल, अणु में परमाणु की कुल संख्या को, कुल संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणुकता। परमाणुकता कहा जाता है, परमाणुकता कहा जाता है, परमाणुकता कहा। तो अणु में परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता, अणु में परमाणु की संख्या को परमाणुकता, अणु परमाणु की संख्या को परमाणुकता। आप नाम सुने हैं? आप नाम सुनेगा क्रिय गैस, सुने हैं? अरे क्रिय गैस का नाम सुना है? या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, या नोबल गैस, नाम सुना है? वार्ड नंबर कितना माता? 18 माता, 18 में। या इसी बोलते शून्य, क्या बोलते हैं? क्या ये रिएक्शन करता है? क्रिया करता है? अक्रिय है। क्रिया करता है? नहीं, निष्क्रिय। क्रिया करवे करता है। जब क्रियन करेगा तो क्या रहेगा? सिंगल। जब क्रिया नहीं करेगा तो क्या रहेगा? सिंगल, अखंड सिंगल। बताओ तुम लोग अभी कौन सी है? सिंगल। क्या अखंड सिंगल रहेगा? अब तुरंत बोला नहीं रहेंगे। अगर मान लो कि योगी आदित्यनाथ क्या है? अक्रिय है। योगी आदित्यनाथ क्या है?
अक्रिय निष्क्रिय ना है। ममता बनर्जी कौन सी है? अरे शादी नहीं की है। अक्रिय निष्क्रिय, कटौना भी अक्रिय रहेगा। क्या बदमाशी कर रहा है? अरे अबे हाथा कौन सी उसको कर रहा, कौन सी कर रहा था तुमको? तो अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस ये रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन नहीं करता है तो ये सिंगल रहता है। जैसा है वो हीलियम हो, क्या हो, हीलियम नियोन। और अक्रिय गैस जानता है ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन। क्वेश्चन पूछे बता अक्रिय गैस का परमाणुता कितना होता है? क्वेश्चन बोलेगा अक्रिय गैस का परमाणुता कितना होता है? रिएक्शन नहीं करता है, अखंड सिंगल रहता है, तो एक होगा रे। तो बताओ अक्रिय गैस का परमाणुता कितना होता है? परमाणुता कितना होता है? परमाणुकता कितना होता है? एक। इसलिए इसे बोलेंगे एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता। लेकिन अगर हम लिख देंगे अगला लिख देंगे ओ, ऑक्सीजन हमेशा रहेगा 2 के रूप में, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमेशा रहेगा 2 के रूप में, कोलिन हमेशा रहेगा 2 के रूप में, फ्लोरीन हमेशा रहेगा 2 के रूप में। तो बताओ इसका परमाणुता कितना हुआ? परमाणुकता कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। इसलिए से क्या बोलेंगे? द्विपरमाणुकता, द्विपरमाणुकता। इसे क्या बोलेंगे? एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता। कौन होता है? क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस होता है। ओजोन क्या होता है? O3 के रूप में। अरे ओजोन का फार्मूला O3 O, तो ओजोन होता है O3 के रूप में। जल में देखो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, सब मिला के 3 एमीन 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 NH2 NH2, नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो, सब मिला के 3 गो, ठीक है ना। SO2 SO, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, सब मिला के 3 गो, सब मिला के तो क्या हो गया? इसका परमाणुता कितना हुआ? 3। इसलिए क्या बोलेंगे? त्रिपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता। फास्फोरस में, फास्फोरस का अणु क्या होता है? अरे बोला बोलो P4, तो 4 कर रहा है भल कहेगा। फास्फोरस का अणु क्या होता है? P4 P। फास्फोरस के अणु में कितना परमाणु? 4 गो। कितना? और लिखते हैं NH3 1 गो, नाइट्रोजन 3 गो, हाइड्रोजन सब मिला के 4 गो। और लिखते हैं CH3 1 गो, कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन सब मिला के 4 गो, सब मिला के 4 गो। लिखो एसिटिलीन, तो C2H2 C2 2 गो, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन सब मिला के 4 गो। परमाणुता क्या हुआ? परमाणुता कितना हुआ? 4। इसे क्या बोलेंगे? ठीक है ना, चतुर्थ परमाणुकता, चतुर्थ परमाणुकता। फॉस्फिन का भी हो जाएगा इसी में। फॉस्फिन का होता है PH3। फॉस्फिन जानता है? PH3 PH, तो 1 गो फास्फोरस, हाइड्रोजन कितना? 3 गो, सब मिला कितना? और 4 से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे? बहु परमाणुकता। बहु समझता है ना? अरे बहु मतलब यहाँ समझना कि बहु शादी होगा तो बहु बन जाएगा, वह बहु। बहु पर मतलब बहुत तेज, 4 से अधिक, 4 से। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ बोलिए बेंजीन, क्या बोल रही है? यहाँ बोलिए ग्लूकोज, क्या बोल रही है? ग्लूकोज।
यहाँ बोलिए सल्फर, क्या बोलिए है सल्फर। यहाँ बोलिए चीनी, क्या बोलिए है C12H22O 11 O। यहाँ बोले यूरिया, क्या बोल दिए हैं NH2CO NH2। यहाँ बोल दिए ब्यूटेन, क्या बोल दिए हैं C4H10 C4। बोल दिए धोने वाला सोडा Na2CO3 Na2CO3 Na2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बताओ सभी का परमाणुकता बताओ। सल्फर का परमाणुकता कितना 8। कितना बेंजीन का परमाणुकता 6 12। ग्लूकोज का परमाणुकता 6 12 12 24। चिनिया का 33। यहाँ पर 33 हो गया है 45। और इसका नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो और 2 8 गो। कितना और ब्यूटेन का 14 और सोडियम कार्बोनेट का 2 गो सोडियम, 1 गो कार्बन, 3 गो ऑक्सीजन, सब मिला के 7 गो 5 गो बल का 6 गो हुआ रे। सोडियम 2 गो, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो, क्या गो हुआ 6 गो। और सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, 3 और 4 7। तो सभी का 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो क्या बोलेंगे बहु परमाणुकता। परमाणुकता हो गया है। तो ये बताना को भारी बात है, एकदम इजी है। क्या है अरे इजी ना अरे एकदम इजी, एकदम इजी। आप पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे या यहाँ ध्यान दो। अब जो है क्वेश्चन कुछ पूछता है, क्वेश्चन और पूछता है क्या सुनो। अब थोड़ा फैक्ट है जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ फैक्ट को देखते हैं। पहले हम लेते हैं क्या भूप्रपट्टी मेरे को लिखल होगा। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपट्टी। भूपर तो भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला तत्व, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व लिखल होगा सब। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला तत्व, तो भूप्रपट्टी में कौन कौन तत्व पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। परीक्षा में बार बार आता है, आप लोग को पता भी होगा ना, पता होगा रे। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला तत्व का ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कौन सी, तो बोलना एकदम OCI के पो में यह ट्रिक क्या है। OCI के पो में, OCI के पो में, OCI के पो में। सर हमने इस नंबर पर नोट्स ऑर्डर किए हैं, बिहार दरोगा का 3 दिन हो गया नहीं आया है पागल। तुमको हम बार बोल रहे हैं अपडेटेड नोट्स चाहिए तो बोले तो 3-4 दिन अभी और लगेगा निकलने में उसको। हम बार बोलते इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लो, अभी PDF से काम चलाओ। अपडेटेड नोट्स अगर नहीं चाहिए तो मैसेज कर दिए वहाँ पर कि सर हमको, क्योंकि अपडेटेड नोट्स तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को अपडेट के लिए भेजे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अभी तो अपडेट नहीं किया गया था, बाकी सब अपडेट था, ठीक है ना। तो भेज दिए हैं, इसलिए अपडेटेड में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए नोट्स अभी तक नहीं निकला है। अगर आपको अपडेटेड नोट्स नहीं चाहिए तो बोल दीजिए कॉल करके, ठीक है ना, तो आपका जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स का टेंशन बिल्कुल न लेना है, सभी को मिलेगा, बराबर मिलेगा, समझ आ गया है ना। यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर। तो OCI केसो, तो ये ट्रिक है OCI केसो। अरे OCI यानी मौसी आइलो, OCI यानी मौसी आइलो,
तो मौसी आएगा तो क्या देंगे? पैसा जाते वक्त नहीं देंगे, तो औस नहीं दो मौसी, लेकिन मौसी पैसे नहीं देते हैं। मौसी का आने भी नहीं दो तुम, जब तक पैसा नहीं तब तक एंट्री नहीं। यहाँ जान दो। तो औसी आइलो, औसी आइलो केसो, यानी औसी आइलो तो केसो मिल लो, यानी पोमे पोमे, ठीक है ना। ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, के से कैल्शियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम। भारी बात है, अरे भारी बात है रे। ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, के से कैल्शियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम। अब बताओ, अब भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व कौन है? जो पहले लिखा हुआ है वो ज्यादा है, जो जितना बाद में लिखा हुआ है वो उतना सबसे ज्यादा कौन है? तो इस तरह क्रम है, इस तरह क्रम है, समझ गया है ना? इस तरह तो सबसे ज्यादा भू परपट्टी में क्या हो गया है? ऑक्सीजन। क्या हो गया है? दूसरा सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक क्या हो जाएगा? दूसरा सर्वाधिक सिलिकॉन, दूसरा सर्वाधिक सिलिकॉन, या सर्वाधिक उपधातु भी सिलिकॉन उपधातु है ना। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम उपधातु है। तो सर्वाधिक उपधातु सिलिकॉन, सर्वाधिक उपधातु सिलिकॉन, सर्वाधिक उपधातु सिलिकॉन, सर्वाधिक उपधातु। भू परपट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक उपधातु सिलिकॉन। तीसरा सर्वाधिक एल्युमिनियम, तीसरा सर्वाधिक। भू परपट्टी में पाया जाने वाला तीसरा सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व, तीसरा सर्वाधिक तत्व एल्युमिनियम, तीसरा सर्वाधिक तत्व एल्युमिनियम। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। एल्युमिनियम क्या है? धातु। तो पहली बार धातु मिला है, इसलिए भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। सर्वाधिक भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना धातु एल्युमिनियम। और चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व, चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन है? लोहा। और दूसरा धातु लोहा, पहला धातु एल्युमिनियम, दूसरा धातु लोहा। सर्वाधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधातु है। सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में गैस। भू परपट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में गैस ऑक्सीजन। समझ गया है? समझा? याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। एक चीज तुम लोग जब परसेंटेज लिखे, परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि भू परपट्टी में ऑक्सीजन का कितना परसेंट। बहुत बार पढ़ा है, भू परपट्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है, बट भू परपट्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? बोलो कितना परसेंट? तो ऑक्सीजन होता है, यहां लिख देते हैं, भू परपट्टी में ऑक्सीजन कौन सी? तो भू परपट्टी में ऑक्सीजन जो होता है 46.6%। बताओ भू परपट्टी में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.6%। क्वेश्चन पूछा गया, देख लेना। और भू परपट्टी में दूसरा है सिलिकॉन। तो भू परपट्टी में सिलिकॉन कितना परसेंट? भू परपट्टी में सिलिकॉन कितना परसेंट? 27.7%। मस्त है। 46.6, 27.7।
अब सर्वाधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम, तो भूप्रॉपर्टी में एल्युमिनियम, तो भूप्रॉपर्टी में एल्युमिनियम 8% और लोहा 5%, यहां तक याद रखना है। बताओ ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, लोहा 5%। ये भूप्रॉपर्टी में पाया जाने वाला तत्व का क्रम था, बता दिए सब कुछ। और यहाँ क्वेश्चन दम भर पूछा गया है, इससे क्वेश्चन दम भर पूछा गया है। जब भूप्रॉपर्टी का बात किए हैं, अब बात करेंगे मानव शरीर का। मानव शरीर का, मानव शरीर का बात करेंगे। आ जाओ, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, यहां ध्यान दो। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन है? मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन है? मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन। दिन भर तो ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ना लेते हैं? तो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन है? क्योंकि दिन भर हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो पूरा बॉडी कार्बन का बना हुआ है। सजीव का बॉडी किसका बना होता है? कार्बन। तो दूसरा क्या है? कार्बन। तीसरा हाइड्रोजन। हमारे बॉडी में पहला ऑक्सीजन, दूसरा सर्वाधिक कार्बन। तत्व का बात कर रहे हैं अभी। ऑक्सीजन भी तत्व है, कार्बन भी तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है। तो हमारे बॉडी में सर्वाधिक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन हमारे बॉडी में सर्वाधिक धातु बोल रहे हैं, ये धातु थोड़े है, तो धातु है। हमारे बॉडी में सर्वाधिक धातु कौन? लोहा। कहाँ लोहा तो बॉडी में? रे का लोहा है। अगर लोहा है तो घंटी बजे टन 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 करता है इधर, बल कहीं का यो से लोहा कर रही है। लोहा है तो बोलो अभी हम ले आइए, अब बजा दीजिए हुमच के टन टना जीते। हम लोग के बॉडी में लोहा जो है माइक्रो तत्व है, यानी सूक्ष्म तत्व है, बकलोल कहीं का। अरे हीमोग्लोबिन में होता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन में, लेकिन बहुत माइक्रो है। सर्वाधिक धातु कैल्शियम। हम लोग के बॉडी में सर्वाधिक धातु कैल्शियम। हड्डी पूरा बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत भी बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो पूरा बॉडी में तो हड्डी है ना, अरे कैल्शियम। और एक चीज और लिखना, एक चीज लिखा हुआ ना लिखना। जीवित मानव में न्यूनतम मात्रा में कौन तत्व होता है? जीवित मानव में न्यूनतम मात्रा में कौन तत्व? न्यूनतम वो धातु भी है, वो कौन है? तो है मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। समा गया है ना। अब बात करें योगी, किससे बात करेंगे? योगी का बात करेंगे। अभी बात कर रहे तत्व का, बात कर रहे थे। अब तत्व मिलेगा तो क्या बनेगा? तत्व मिलेगा तो क्या बनेगा? योगी। क्या बनेगा? योगी। क्या बनेगा? अगर योगी का बात किया जाए, सुने यहाँ पर। हाँ, अगर मैग्नीज उस समय नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम भी मार सकता है, ठीक है? ना रहेगा तो यानी योगी की बात करेंगे। हमारे बॉडी में 65% जल है ना। अरे हमारे बॉडी में कितना परसेंट जल है? 65%। 65% जल है। तो जल क्या है? योगी। जल क्या है? योगी। क्या है? योगिक ना है। अगर तुम 100 kg के हो तो 65 kg तुम्हारा बॉडी में कौन सी है? पनिया। कौन सी है? ओखरे पर उछल रहा है। इसलिए बिहार पुलिस वगैरह में जिसका वजन घटेगा, पानी दमभर पीना, ना हो तो 2-3 बोतल पानी और चढ़वा लेना, टन रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसका बॉडी में कम से कम 65% पानी होना चाहिए। ये कम से कम है, यानी 65 kg पानी है। इसलिए बॉडी में थोड़ा सा भी पानी कमी होता है तो चक्कर आने लगता है,
बॉडी काम करना बंद कर देता है, एकदम लुलबुला जाता है, ना लुल जाता है अरे, और तुरंत चढ़ाएगा पानी, क्या चढ़ाएगा? पानी चढ़ाएगा, टंटरा जाएगा, टंटराता है ना चढ़ाता है। अब तुम बोला सब पानी पी लेंगे तो ना टंटराएगा। पानी पीने के बाद वो जल्दी कोशिका तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि पानी पिएगा तो 10 से जो सजन हो जाएगा, समझ गया ना, जल्दी कोशिका तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जल्दी ब्लड में नहीं मिलता है, लेकिन जो पानी चढ़ाता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, कहाँ जाता है? और साथ में पानी के साथ जो बहुत सारा जो है ताकत वाला दवा भी मिला देता है, ना मिलाता है, और टंटरा जाता है। तुम लोग टंटराता है, और पानी चढ़ाने के बाद देखना चेहरा पर गलो आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो है पानी की मात्रा बढ़ गया, चेहरा एकदम गलो करेगा, समझ गया है ना, समझा बकलोल? हाँ, तो पानी कमी ना होनी चाहिए। पानी कमी होता है डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड का भी कमी हो जाएगा और पानी भी कमी हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हुआ तो चल जाएगा ऊपर, इसलिए ORS के घोल, ORS क्या, क्योंकि ORS के घोल में सोडियम क्लोराइड भी है, खनिज आयन भी है, ठीक है ना। तुम्हारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? पानी। क्या है? पानी है। पानी क्या बोलते हैं? H2O, क्या बोलते हैं? और दूसरा सर्वाधिक है प्रोटीन। पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? अरे पूरा बॉडी यानी प्रत्येक कोशिका को मरम्मत, प्रत्येक ऊतक को मरम्मत, हमारे बॉडी को विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रोटीन। तुम्हारे बॉडी में दूसरा क्या है? अब प्रोटीन भी यौगिक है, क्योंकि प्रोटीन बनता है किससे? तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, पता है ना, इससे बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? और उसके बाद तीसरा हमारे बॉडी में सर्वाधिक कौन है? तो वो है चर्बी। कौन सी है? चर्बी आना है। पेट करेगा थुल थुल, पेट करेगा थुल थुल। वसा कौन सी है? वसा कौन सी है? वसा बोले तो फैट, वसा बोले तो यानी फैट यानी मोटापा, फैट यानी मोटापा, बताएंगे लिखल ना है, लिखल होगा, आ लिखा हुआ है, कैसे लिखल ना होगा? हाँ, ये सब ना लिखल होगा, इसके सब मतलब ऐसे बोलते हैं तो आगे भी मिल जाएगा। और वसा में बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बो ये यौगिक का क्रम, एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, एनी प्रॉब्लम? यहाँ ध्यान दो, क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है तुम लोग? चलो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, बिल्कुल राइट है। यहाँ ध्यान दो, जहाँ से पूछते हो बताओ। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम आएंगे, यहाँ ध्यान दो, अब हम आएंगे किसमें? तो अब आएंगे, देखेंगे कि वायुयान के टायर में, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में कौन गैस भरा जाता है? वायुयान के टायर में कौन गैस? हल्का गैस भरेंगे। सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन भरेंगे? हाइड्रोजन नहीं भरा जाएगा, कि हाइड्रोजन हल्का है बट हाइड्रोजन है ज्वलनशील, चकवे में आग लग जाएगा। टायर में क्या लग जाएगा? आग। आवारा है, आवारा है तो आग लगा देगा, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं। दूसरा हल्का कौन है? हीलियम। कौन है? तो हीलियम को भरा जाएगा, हीलियम को भरा जाएगा। क्या जाएगा? हीलियम। क्या जाएगा? हीलियम क्या जाएगा? लेकिन नोट में याद रखना, परीक्षा में भी हीलियम में पूछा है, नोट में यहाँ लिखना है तो लिख लेना। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन मारना है, क्योंकि अच्छा बुक देखिएगा तो उसमें नाइट्रोजन रहेगा। या जो इसमें इस विभाग में जो काम वगैरह करता है, जो मतलब एयरफोर्स वगैरह में काम करता है, जो भरने को, उससे पूछना तो नाइट्रोजन ही भरता है। तो हीलियम भी भरा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन मारना। क्या मारना है? नाइट्रोजन। अगर ही रहेगा तो नाइट्रोजन मारना। लेकिन परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे ज़्यादा देता है हीलियम में देता है। ऐसे छोटा ग्रंथि पीयूष दे देता है, लेकिन जब पिनियल रहता है पिनियल, तो पिनियल मारना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। मुख्य रूप से क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ना तो देखना तुम लोग जो है, तुम लोग का अगर कोई रिश्तेदार वगैरह में इसमें काम करता होगा, ठीक है ना, एयरपोर्ट वगैरह पर, ठीक है ना, तो देखना पूछना कौन गैस भरता है? तो नाइट्रोजन ने मुख्य रूप से भरा है, तो कौन गैस? नाइट्रोजन। समझ गया है ना। चलो आगे, गुब्बारे में, अरे हीलियम, गुब्बारे में
हीलियम गुब्बारे में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और पूछता है, गुब्बारा में हाइड्रोजन भी भर दिए हैं, गुब्बारा में हीलियम भी भर दिए हैं, गुब्बारा में नाइट्रोजन भी भर दिए हैं, सर्वाधिक दूर तक कौन जाएगा? सर्वाधिक दूर तक कौन जाएगा? तो सर्वाधिक दूर तक, सर्वाधिक दूर तक कौन जाएगा? तो हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है यह क्रिया है, क्रिया भी नहीं करेगा, और ये गर्म गैस भी नहीं, ठंडा है। जल्दी फटेगा कौन? अरे कौन गुब्बारा जल्दी फट जाएगा? तो हाइड्रोजन आवारा तत्व भरल है। जिस गुब्बारा में हाइड्रोजन भरा जाएगा वो आवारा भरा हुआ है, ज्वलनशील गैस भरा हुआ है, तुरंत जाएगा फट, तुरंत क्या जाएगा? तो जल्दी फटेगा, जल्दी फटेगा हाइड्रोजन। सर्वाधिक दूर तक जाएगा हीलियम, और मध्यम दूर तक, मध्यम मतलब सर्वाधिक नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम, मध्यम दूर तक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाता है। लेकिन हम लोग गुब्बारा में ज़्यादा क्या भरते हैं? हीलियम। क्या भरते हैं? क्योंकि गुब्बारा को दूर तक ले जाना है, गुब्बारा को फाड़ देना है, फट जो गुब्बारा तो दूर तक ले जाना है, इसलिए क्या भरते हैं? हीलियम। क्या भरते हैं? अब आओ, अब क्वेश्चन पूछता है, गोताखोर, गोताखोर को जानता है? गोताखोर का मतलब क्या हुआ है? पानी में छलांग लगाने वाला, गोता लगाने वाला। फिर नदी उदी में जो लगाता हो तो वो उतना बड़ा गोताखोर ना है। समुद्र वगैरह में जो लगाता है, जो लगभग जो है 1 किलोमीटर 500 मीटर अंदर चल जाता है, उस सब गोताखोर हुआ है। तुम लोग टीवी में देखता होगा, सिलेंडर लगा के, मास्क यहाँ लगा के, और पानी में से तैरते हुए अंदर जाता होगा, ठीक है ना? और तुम लोग ये भी देखता, पापा परी भी अंदर जाता होगा, जाता है ना? वो तो जाता होगा, परी बन के जाता होगा ना। कौन परी? तो जल परी। और पीछे मछली से लगा देगा। अरे पीछे मछली से नहीं लगाता है, उस तरह तो देखो पटना वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है ना? शीशा में बंद रहेगा, जल परी। नहीं देखता है? चलो यहाँ पर तो गोताखोर, तो गोताखोर भी पानी के अंदर जाएगा। तो सुनो यहाँ पर, अगर अधिक गहराई में जाएगा, अधिक गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेवे करेंगे, तो ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन कौन चीज? लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या देंगे? हीलियम। क्या देंगे? हीलियम। क्या देंगे? हीलियम। लेकिन कम गहराई में जाना है। कम गहराई, कम गहराई में जाना है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। अगर अधिक गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर चल गए तब तो अंदर कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद अचानक जो है दाब जब कम होगा तब क्या होगा? पूरा देह में जो है नाइट्रोजन जो हमारा ब्लड में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हीलियम से थोड़ा भारी है, ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और हो जाएगा फोड़ा। क्या जाएगा? फोड़ा निकल जाएगा, और मृत्यु भी हो सकता है। यानी ज़्यादा दाब को नाइट्रोजन झेल नहीं सकता है, इसलिए कम गहराई के लिए क्या? नाइट्रोजन, और अधिक गहराई के लिए हीलियम। समझा है? अगला पर्वतारोही, पर्वतारोही। कौन रोही? पर्वतारोही, पर्वतारोही समझता है? यानी पर्वत पर जा रहा है, पर्वत पर जा रहा है। ऐसे मान लो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है, कितना किलोमीटर चढ़ेगा? 8,848 मीटर, यानी लगभग बोल सकते 9 किलोमीटर चढ़ेंगे, लगभग 9 किलोमीटर, यानी 8.5 किलोमीटर प्लस चढ़ेंगे, ना चढ़ेंगे? अब उतना चढ़ना है, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ब्लड प्रेशर, वायुदाब घटता है, वायुदाब घटता है, वायुदाब घटता है, तापमान घटता है, पहला तापमान बढ़ता है। लड़का का इतना कॉमन सेंस ना है रे। वायुदाब घटता है, तापमान घटता है, इसीलिए खाना बनाने में क्या होता है? परेशानी होता है। तो वायुदाब घटेगा, तापमान भी घटेगा,
तो इतना ठंडा हो जाएगा कि माइनस में चल जाएगा। वायु दाब भी घट जाएगा, वायु दाब भी घट जाएगा। जब वायु के दाबे घट गया तो ऑक्सीजन भी घट जाएगा। अरे वायु घट गया तो वायु में ऑक्सीजन है रे, तो ऑक्सीजन भी घट जाएगा। इसीलिए सिलेंडर में क्या ले आना पड़ेगा, सिलेंडर में ले आना पड़ेगा ऑक्सीजन। कौन चीज तो बता रहा वही अपना सिलेंडर में क्या ले आता है, और साथ में हीलियम, साथ में ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घटता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाएगा तो वायु दाब घट जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर घटने वाला नहीं है। तुम्हारा ब्लड का प्रेशर उतना ही रहेगा और बढ़िए जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा थकावट होगा तो बढ़िए जाएगा। और नाक मुंह कान से क्या होगा, ब्लड को फेंक देगा। समा गया है ना, नाक मुंह कान से ब्लड क्या होगा, फेंक देगा। समा गया है ना, क्योंकि हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर उतना ही बना रहेगा, और हम ऊपर जा रहे हैं तो और थकावट होगा और ब्लड प्रेशर बढ़िए जाएगा, लेकिन घटने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है। इसलिए ठीक है ना, इसलिए ऊंचाई पर जाएगा, ठीक है ना। दार्जिलिंग भी बचा हुआ कितना ऊंचाई पर, दार्जिलिंग भी लगभग जो है 2 किलोमीटर ऊंचा पर है। बैला ना देखे थे निचुआ से, तो 2-2.5 किलोमीटर ऊंचा है। हम लोग बैला सगरो बैला ले जाए, हुर्र हुर्र करके ले जाए बैला को, यहाँ डांडो। तो लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचा। तो जब दार्जिलिंग वगैरह जाएगा, पर्वतीय एरिया में जाएगा, दार्जिलिंग वगैरह जाएगा, तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। अरे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ी जाता है, रोड बनल है। जब ऊपर जाएगा ना, देखना जब ऊपर जाने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा जो कान वगैरह दर्द करने लगेगा, यानी क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा जो है कान दर्द करना लगेगा, थोड़ा थोड़ा दर्द करेगा, लगेगा थोड़ा मतलब हार्ट सन लगेगा, लेकिन कुछ देरी बाद फिर आदत हो जाएगा। उतना ज़्यादा दिक्कत ना होगी, कुछ देरी बाद आदत हो जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई नहीं आ रहा है, सुन वगैरह हो जाएगा, लगेगा कि काने काम करे बंद के दिल को। और जैसे नीचे उतरेगा तब भी उसी तरह लगेगा, और जैसे नीचे उतरेगा उससे गर्मी लग इतना लगने लगेगा कुछ कहने नहीं, ठीक है ना। ऊपर जाकर ठंडा लगेगा, 2-3 दिन वहाँ बिताएगा, ठंडा के मौसम में रह रहा था, नीचे उतरेगा पूरा गर्मी। समझ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला जो है क्या है, अगला है पर्वत पर गया है और भर्ती हो गया है, किसमें, आईसीयू में भर्ती हो गया है। कहाँ भर्ती हो गया, तो हॉस्पिटल। कौन चीज, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, आईसीयू में। कौन चीज, तो यहाँ भी लगता है, मुँह में लगता है, ऐसा नाकम लगा देता है, लगाता है नाकम ने, और टी 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 चलते रहेगा, और टी टी सीधा हुआ तो तुम भी सीधा हो जाएगा। समझ गया है ना। तो आईसीयू में भी लगल होता है, आईसीयू में भी जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस। और फिल्म में देखता होगा, फिल्म में देखता होगा, गुंडा जाएगा यानी विलेन जाएगा और नकाला खोल देगा नकाला खोल देगा, तो परवा हाथा कुछ टाइम तक फेंकेगा, फिर शांति हो जाएगा हमेशा के लिए। ना देखता है, मजा आएगा। अगर उससे भी नहीं मरेगा तकिया लेके मुँह दाब देगा, ना होता है। अगर उससे भी नहीं मरेगा तो क्या करेगा, तकिया लेके नाक मुंह क्या करेगा, दाब देगा। और जब तक छपटाएगा तब तक दाबले रहेगा। इसलिए तकिया लेके दाबे तो तुरंत भी छपटाना बंद कर दो, सोचेगा मर गया है, फिर उठ जाएगा। समझ गया है ना, छपटाना ना है। कितना टाइम हुआ है, और आने दीजिए सर, टाइम हो गया है, खत्म हो गया है। कोई दिक्कत है यहां तक में, यहां ध्यान दो। अरे हो गया आज जो है बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गया है। थोड़ा सा और देख लेना है, क्योंकि बताए थे ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब घटता है। वायु दाब घटता है तो तापमान भी घटता है, तापमान घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी। चलो आ जाओ, थोड़ा और देखते हैं। ऊंचाई पर जाने के बाद, ऊंचाई पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, ऊंचाई पर जाने के बाद ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब, वायु दाब यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर घटता है। क्या होता है, नहीं घटता है,
एटमॉस्फेयर प्रेशर घटता है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, न बढ़ेगा। और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी, क्योंकि दाब और क्वथनांक सीधा समानुपाती होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी, तो क्वथनांक भी क्या होता है, क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है, क्वथनांक भी घट जाता है। क्वथनांक घटा यानी तापमान भी घट जाता है, तापमान भी घट जाता है। इसीलिए यहाँ ध्यान रखिए, याद रखना, ऊंचाई पर अगर 165 मीटर ऊपर गए, 165 मीटर 165 मीटर ऊपर गए हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा। और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए हैं, 1 किलोमीटर ऊपर गए हैं तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और लगभग 2 किलोमीटर गए तो लगभग जो है 13 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा। अगर पेड़ पौधा रहा तो और ज़्यादा कमी हो जाएगा, जंगल में तो और कमी हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा, इसलिए लगेगा ठंडा। क्या लगेगा, ठंडा। और वायु दाब भी घट गया, क्वथनांक भी घट गया, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अब पानी जो है 70 डिग्री पर ही उबल जाएगा। और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो 60 पर उबल जाएगा, थोड़ा नीचे रहेगा तो 80 पर उबल जाएगा, और थोड़ा नीचे रहेगा तो 90 पर उबल जाएगा। यानी ऊंचाई पर जाने बाद जहाँ पानी 100 डिग्री पर उबलता था, अब 100 पर नहीं, 90 पर, 80 पर, 70 पर, 60 पर वही उबल जाएगा। बताओ 100 डिग्री में पानी ज़्यादा गर्म की 90 वाला कि 80 वाला कि 60 वाला? तो 100 वाला पानी ज़्यादा गर्म है, और जो पानी ज़्यादा गर्म रहेगा उसमें खाना जल्दी बन जाएगा। इसीलिए पर्वत पर जाने के बाद क्या होता है, खाना बनाने में दिक्कत। क्या होता है, तो ऊंचाई पर जाने बाद क्या होता है, ऊंचाई पर जाने बाद क्या होता है, खाना जल्दी नहीं बनता है, खाना जल्दी नहीं बनता है। समझ आ गया है ना? क्योंकि पानी जब उबलना शुरू कर दिया है तो उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा। पानी अगर 17 पर उबलने लगा है, अब कितना पानी को आएगा, 70 से बर्बेन करेगा। पानी अगर 100 पर उबल रहा है तब 100 पर रह जाएगा, 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम जानते हैं नोट, क्या जानते हैं, अगर प्रेशर कुकर, नाम है प्रेशर कुकर, यानी प्रेशर को बढ़ाने वाला, वैसा कुकर जो प्रेशर को बढ़ा दे, दाब को बढ़ा दे, और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। यानी जो पानी 100 पर उबल रहा था अब 100 पर नहीं बल्कि 100 पार कर जाएगा, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो 100 वाला पानी ज़्यादा गर्म कि 110 वाला, 110 वाला पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो जल्दी खाना 100 पर बनेगा कि 110 पर, 110 पर जल्दी बनेगा। इसलिए मारेगा तुरंत जो है 3 सीटी, तुरंत जो है 3 सीटी चावल कंप्लीट ना होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। समझा विनोद? समझा रे? अच्छा, और क्वेश्चन पूछता है कि द्रव में अगर हम मिला दे अशुद्धि, क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे तो क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा? द्रव में अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता। देखो तुम लोग देखता होगा, खाना बनाता होगा तो एगो अधन होता होगा, अधन मतलब पानी उबलना शुरू। अरे अधन उसे नहीं बोलते हैं, अधन मतलब पानी उबलना शुरू हो गया, यानी 100 डिग्री पूर गया, 100 डिग्री करेगा, शून्य करने लगेगा। और जैसे चावल डालेगा, चावल यानी कोई भी पदार्थ डाल दो, यानी अशुद्धि मिला दिए हैं, शांत हो जाएगा। यानी अब 100 पर शून्य नहीं करेगा, अब 100 से ज़्यादा पर जो है डब 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 करेगा। यानी जैसे मिला है शुद्धि तो क्वथनांक क्या हुआ, और चावल मिलाने के बाद 100 पर नहीं उबलेगा बल्कि 100 से ज़्यादा पर
उबलेगा, कुछ और मिला 111 पर उबलेगा। तो ये भी याद रखना। ये भी आप पढ़ेंगे गलनांक। क्या पढ़ेंगे? गलनांक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो गलनांक कौन चीज? गलनांक, मल्टिंग, ठीक है ना। गलनांक बारे में पढ़ेंगे तो याद रखना। दाब बढ़ाएंगे, दाब जैसे बताए थे, दाब बढ़ाने पर क्वेश्चन क्या होता है? दाब बढ़ाने पर क्वेश्चन क्या होता है? बढ़ता है। तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? गलनांक घटता है। गलनांक, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन बढ़ता है, गलनांक घटता है, गलनांक घटता है, गलनांक घटता है। समझ गया है ना। इसीलिए तुम लोग देखिएगा ग्लेशियर कौन चीज? ग्लेशियर, ग्लेशियर हमेशा कौन चीज? हमेशा नीचे से पिघलता है, नीचे से पिघलता है, नीचे से। ऊपर से क्यों नहीं पिघलता? मान लो ग्लेशियर है, क्या है ये? ग्लेशियर है, क्या है? एकदम बर्फ के जो है पहाड़ है। तो बताओ यहां से पिघलेगा या यहां से पिघलेगा? दाब ज्यादा कहाँ है? तो दाब ज्यादा ऊपर के नीचे। तो दाब ज्यादा है नीचे। तो दाब ज्यादा कहाँ पर है? नीचे। तो गलनांक कम कहाँ होगा? नीचे। जहाँ गलनांक कम होगा वहीं से जल्दी पिघलेगा। समझ गया? तो ग्लेशियर कहाँ पिघलता है? नीचे से। तुम लोग नहीं तो घर में तुम लोग आइसक्रीम खाया होगा। पहले आइसक्रीम मिलता था, नहीं मिलता था? अरे अभी मिलता है, लेकिन अभी तुम लोग आइसक्रीम खाता है कि मुँह लेने पहले पिघल जाता है। जहाँ उसको दाब लिया तो पुछ सना फेंक देगा। अभी खाता है तुम लोग चोकोबार। और कौन सी आता है? कौन सी? कोनेको। कौन कौन? लड़की लोग ज़्यादा नाम जानती है चॉकलेट के बारे में। लड़का लोग को तो लड़का लोग बोलेगा आइसक्रीम, लड़का लोग को पूछेगा आइसक्रीम खाबी? कहेगा हाँ आइसक्रीम खाबे। कौन आइसक्रीम खाबी? हाँ कोनो लेके आन। और लड़की लोग एक से एक बताएगी, तुरंत जो है 20 क्वालिटी बता देगी, ठीक है ना। मटका, मटकी, मोटका, मोटकी, कुछ बता देगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। लेकिन हम लोग का जमाना था, हम लोग खाते थे कौन चीज? ई वाला रहता था, नहीं आता था। अरे हम जो है 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला रहेगा, ठीक है। ऐसे बासा रहेगा। इससे 1 रुपया वाला भी है और उसमें भी बास करल है, ठीक है ना। 1 रुपया मिलता था, ना मिलता था। और यही वाले खाते थे। अरे पूरा कुछ नहीं, पूरा बर्फ है। कौन सी है? पूरा बर्फ है। खाली इसमें चीनी डाल दिया और रंग डाल दिया है, ठीक है ना। 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया में मिलता था। और उसमें भी जो है घर में 2-3 भाई बहन सब मिल के खाता था। और जो बदमाश रहता था वो मुँह में लेके एक के बार दे, एक के बार अब मुँह में लेके कस के काटेगा भी नहीं। तुम पहले बोले काट भी तो नहीं देबो, कहे नहीं काट, बोला नहीं काटबो। अब मुँह में लेके कस के दाब लेगा, एकदम जो है जीभ के बीच कस के दाब लेगा। और कस के दाबेगा तो क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। और दाब बढ़े तो गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। तो भर मुँह रस, भर मुँह रस आता ना आता है। हाँ, तो दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता है? घट जाता है। तो आइसक्रीम वगैरह, आम वगैरह इसमें जूठा नहीं लगता है, इसमें जूठा लगता है। जूठा लगता है दाल भात सब्जी में जूठा लगता है। तो जूठवा हम नहीं खेबो, क्या कि दिन भर दाल भात सब्जी खाते रहे तो मन भरल है, वहाँ जूठा लगता है। आइसक्रीम आम में जूठा नहीं लगता है। एक आइसक्रीम में जितना घर में है भाई बहन सब जो है खा लेगा। और एक आम में एक मुहाला हुआ, एक मुहाला हुआ, मुहाला सब खा लेता है। तो वहाँ जूठा लगता है? वहाँ जूठा नहीं लगता था, पता है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, एक क्वेश्चन और पूछता है कि बर्फ में नमक मिला दो, क्या मिला दो? नमक। तो गलनांक घटेगा कि बढ़ेगा? बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक बढ़ता घटता है? तो गलनांक क्या होता है? गलनांक घटता है, गलनांक घटता है, गलनांक घट जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो फ्रिज घर में होगा, उसमें ऊपर में फ्रिज में जमा लेना, पानी को जमा लेना और निकाल के उसमें नमक डालना। जैसे नमक डालेगा तो जितना पहले गल रहा था उससे दुगना गलना शुरू हो जाएगा, जल्दी गल जाएगा। यानी गलनांक कम, गलनांक
कम हो जाएगा, इसीलिए बर्फीला क्षेत्र में बर्फीला इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फीला क्षेत्र में बर्फ को पिघलाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो नमक का। बर्फीला क्षेत्र में अगर बर्फ को पिघलाना है तो नमक उस पर फेंक देगा, जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ, तो क्या बताए थे बर्फ में नमक मिलाने के बाद भी गलनांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है ना। तो फ्रीज से बर्फ निकालना, उस पर नमक डालना तेजी से गलने लगेगा, गलने। क्वेश्चन पूछा बर्फीला क्षेत्र में बर्फ को पिघलाने के लिए नमक क्यों डालते हैं? नमक इसलिए डालते हैं कि गलनांक कम हो जाए और जल्दी गल जाए। समय आया बल? चलो बेसिक केमिस्ट्री में जितना था खत्म कर दिए हैं। कल से चलेगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। टाइम भी ज़्यादा हो गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है ना? तो पढ़ा दिए पूरा। ये था बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें बहुत सारा चीज़ एक ही साथ पढ़ना था। ठीक है ना? और इससे क्वेश्चन भी दम भर आता है, ठीक है। चलो मिलता है हिस्ट्री में। कहाँ मिलते हैं? अब लगभग 9 बजे कहाँ मिलते हैं? हिस्ट्री में मिलते हैं। ने बकलोलिया, दोनों बकलोली रहते हैं, मारवे ने कहा हाथे कड़ी थे। चलो अब मिलते हैं हिस्ट्री, मिलते हैं लगभग 9 बजे हिस्ट्री मिलते हैं। और हिस्ट्री में चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना? चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय। है पहला आंखों में आंसू और दिल में गम, सिलेबस जा रहा, टाइम कम, ले पढ़ेगा ना, टाइम कम नहीं रहेगा। हाँ होगा। चलो बाय 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 ऑनलाइन वालों, बाय। मस्त रहो, मंगल रहो, पढ़ते रहो, पढ़ के फाड़ दो, बाय। कितना बड़ा लिख दिया? अरे बोर्ड पीडीएफ अच्छा, बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अभी बोर्ड पीडीएफ का वीडियो के साथ ही बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा। वीडियो के साथ ही सब बोर्ड पीडीएफ मिल जाता है। चलो बाय।